ये शब्द जो है ना, लौकिक, लौकिक बना ही किससे? लोक और एक से। यानी कि वो जो लोक का है, लोक की विशेषताओं को लिए हुए हैं, लोक की समस्याओं को लिए हुए हैं, लोक की चेतना को लिए हुए हैं। इस प्रकार का जो भी साहित्य होता है वो लौकिक साहित्य होता है। क्लियर? लौकिक साहित्य से सीधा सा मतलब है उस साहित्य से जो लोक की संवेदनाओं से बना है। संवेदनाएं क्या होती है? व्यक्ति विशेष के मनोविकार होते हैं। हर एक व्यक्ति के अपने दुख होते हैं, अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती है। वो सब उसकी संवेदनाएं, जिन पर उसका जीवन आधारित रहता है, जिन पर उनके विचार आधारित रहते हैं, वो सारी की सारी संवेदनाएं। कैसी संवेदनाएं लौकिक साहित्य रखता है? लोक की संवेदनाएं। जो जन सामान्य है उसकी संवेदनाएं जो होती है उसको अपना विषय बनाता है। किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी दो, दस, एक, या कोई परिवार विशेष या कोई राज विशेष की संवेदनाएं नहीं, बल्कि समूचे जन की विशेषताएं। एक तरीके से ये बहुत ब्रॉड वे में मास और उसकी एक्सप्रेशन का माध्यम बनता है। यानी कि बहुत बड़ा जन समूह जो होता है, उस जन समूह की चेतना, उसकी संवेदना का वाहक बनता है लौकिक साहित्य। अति सामान्य होता है पहली चीज। क्यों अति सामान्य क्यों होता है? क्योंकि लोक भी तो अति सामान्य होता है। एक साधारण व्यक्ति, एक आम आदमी भी तो उतना ही सामान्य होता है जितना कि लौकिक साहित्य सामान्य होता है। वजह इसके पीछे ये है कि जब लोक सामान्य है, एक साधारण से व्यक्ति की जो समस्याएं होती है, एक साधारण से व्यक्ति के सामने जो चुनौतियां होती है, एक साधारण से व्यक्ति के जो मनोविकार होते हैं, एक उसकी संवेदनाएं होती है, वो सबसे निचले दर्जे की होती है। उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं मनोविकारों को, संवेदनाओं को जो है लौकिक साहित्य अपना विषय बनाता है और उसी पर आधारित होकर के वो अपनी रचना, अपनी बनावट और अपना कथानक बुनता है। इस प्रकार का साहित्य लिखने वाले लोक कवि कहलाते हैं या लोक रचनाकार कहलाते हैं। दूसरी बात, लोक संवेदना का साहित्य होता है। दूसरी बात, वो पोषित भी किसके द्वारा होता है? उन्हीं लोगों के द्वारा होता है। कैसे? तो सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक फेसबुक पे आप कोई पोस्ट देखते हैं और क्योंकि आप सब और मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले या करवाने वाले इस वर्ग से संबंधित है। मान लीजिए कोई पोस्ट दिखती है और उसमें प्रोटेस्ट करना है या फिर उसमें जो है आंदोलन, धरना इत्यादि करना है कि परीक्षाओं की तिथियां हैं जो फिक्स की जाए, निर्धारित की जाए और समय रहते बताई जाए। अब ये टॉपिक या ये विषय जो होगा ना, इसको हम लोग आगे सर्कुलेट करते हैं। इसको कोई बिजनेसमैन सर्कुलेट नहीं करेगा। उसको फेसबुक या ट्विटर पे कोई बिजनेसमैन जो होगा वो आगे शेयर नहीं करेगा। कौन करेगा? जो वर्ग इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर? और वो शेयर करेगा, उस पर डिस्कस करेगा, उस पर बातचीत करेगा, उस पर उसका हल निकालने की कोशिश करेगा और उसके संदर्भ में आगामी योजनाएं बनाएगा। जो वर्ग उस विशेष विषय विशेष से जुड़ा हुआ होता है। लोक अपने आप में बड़ा होता है, जिसमें सारे के सारे समाज के जो अति सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो सम्मिलित रहते हैं। क्योंकि जो समाज का विशेष वर्ग है, जिसको हम अभिजात्य वर्ग कहते हैं, जिसको हम उच्च वर्ग कहते हैं, वो उच्च वर्ग भी कहीं ना कहीं पर डिपेंडेड होता है, कहीं ना कहीं पर आश्रित होता है। अपने कामकाज के लिए कहो या फिर अपनी सामाजिक जीवन शैली को पूरा करने में कहो या फिर अपने विचारों के आधार पे मान ले तो भी वो कहीं ना कहीं डिपेंडेड होता है उसी लोक पर। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या एक बहुत बड़ा पैसे वाला अमीर आदमी है। अगर वो किसान के बारे में या खेत के बारे में नहीं सोचता है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन क्या इनके बिना उसका जीवन संभव है? नहीं है। ठीक वैसे ही राजा भले ही लोक के बारे में नहीं सोचता है, कई लोग सोचते हैं, कई लोग नहीं सोचते। ये उनकी अपनी अपनी संवेदना और उनकी अपनी अपनी अंतश्चेतना होती है। लेकिन
अंदरूनी तौर पे या फिर कहें कि मुख्य आधार उसका पहचाना जाए तो वो जुड़ा हुआ है। भले ही वो नहीं सोच रहा है, लेकिन उसको टैक्स कौन पे कर रहे हैं, उसके लिए कर कौन दे रहे हैं, उसकी इस रिहायशी जीवन शैली का आधार कौन है? वही किसान, वही सामान्य लोग जो जिसके बारे में वो सोचता है या नहीं सोचता है। तो ये जो लौकिक साहित्य होता है या फिर लोक रचनाकार होता है, वो किसके द्वारा पोषित किया गया होता है? उसी लोक के द्वारा पोषित किया गया होता है जिस लोक की समस्याओं को या संवेदनाओं को या उनकी जो है उलझने, उनको अपने साहित्य में प्रस्तुत करता है। एक तरीके से इन दोनों के बीच अंतर संबंध है। इन दोनों के बीच में एक इस प्रकार का संबंध है जो इनको जोड़े रखता है। क्लियर? लोक साहित्य में विषय के तौर पे अति सामान्य लोक जीवन की झलकियां दिखाई देती है, क्योंकि अंततः एक रचनाकार जो दरबारी साहित्य से नहीं जुड़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी प्रकार के धार्मिक साहित्य से नहीं जुड़ा है या किसी धार्मिक वर्ग विशेष से नहीं जुड़ा है, या तीसरा किसी संप्रदाय विशेष से नहीं जुड़ा है। ऐसी स्थितियों में जो व्यक्ति होता है वो लोक साहित्य की रचना करता है, वो लौकिक साहित्य लिखता है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हो गया? लोक साहित्य में अति सामान्य लोक जीवन की झलकियां दिखाई देती है, और इन जीवन शैलियों को या फिर इस प्रकार की जीवनगत विशेषताओं को, सामाजिक विशेषताओं को संरक्षण का दायित्व भी कौन निभाता है? लोक ही निभाता है, वो जन समूह ही निभाता है जिसके बारे में रचनाकार बात करता है ना। उदाहरण के लिए कोई ट्रेडिशन है, कोई परंपरा है, उस परंपरा को बढ़ा चढ़ा के या फिर उस परंपरा के बारे में जैसा है वैसा दिखाता है कोई व्यक्ति या कोई रचनाकार। अब उस परंपरा के बारे में बात करना, उस परंपरा को जीवित रखना, उस परंपरा को आगे ले जाना, ये सब काम किसका है? ये सब काम उस जन समूह का है जिस जन समूह की वो परंपरा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो लौकिक साहित्य में एक तरीके से जो जन सामान्य है, उन जन सामान्य लोगों की ही परंपराएं, रीतियां, रूढ़ियां कहो या फिर कुछ भी कहो, उसी जीवन की झलकियां मिलती है। चाहे आप उनको निरक्षर मानो, चाहे आप उनको साक्षर मानो, चाहे आप उनको अच्छे लोग मानो, चाहे आप उनको बुरे लोग मानो, लेकिन जो जैसा लोक का जीवन है वैसा ही उस लौकिक साहित्य में आपको वर्णन मिलेगा। उस लौकिक साहित्य में वर्ण्य वस्तु और उसका देश काल वातावरण ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा कि जन सामान्य का जीवन है। उसमें आपको रिहायशी ठाट बाट या फिर दरबारी साहित्य की या फिर धार्मिक साहित्य की विशेषताएं नहीं मिलेगी। उसमें कोई ऐसा चरित्र नायक नहीं होगा जो ये कहेगा कि आप अगर इस मार्ग पे जा रहे हो जो गलत है, उस मार्ग पे जाते जाते आप एक कोशिश कीजिए अपने आप को बचाने की, अपने आप को सुरक्षित करने की या फिर अपने जीवन को सफल बनाने की, और इसके लिए आपको इस धार्मिक संस्था का आश्रय लेना पड़ेगा। वो नहीं कहता लौकिक साहित्य का रचनाकार, वो उसको उदात वेग से बहने देता है कि चलिए जहां आप जाना चाहते हैं जाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। ये एक खुलापन दिखाई देता है, ये एक ब्रॉड माइंडेड सोच होती है जो हर कोई रचनाकार नहीं अपना पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति और हर रचनाकार अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, और सुरक्षित रखने के चक्कर में वो किसका आश्रय लेगा? या तो लेगा राज का आश्रय, यानी कि कोई न कोई सरकारी संस्था, कोई न कोई राजकीय संस्था का आश्रय लेगा, और या फिर लेगा वो धर्म का आश्रय। जब इन दोनों से परोक्ष वो लोक के बारे में लिखता है तब वो लौकिक रचनाकार कहलाता है, तब वो लोक धर्मी रचनाकार कहलाता है। इस चीज को भी दिमाग में बिठा के रखिएगा। लोक साहित्य के मूल में देश भाषा थी। देश भाषा किसको बोलते हैं ये बहुत पहले हमने डिस्कस किया था, अभी एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। और इसी ने वास्तव में साहित्य की धारा को क्या किया है? उर्वर बनाया है, उपजाऊ बनाया है। कैसे बनाया है? देश भाषा होती क्या है पहले तो इसको समझते हैं। देश भाषा का सीधा सा अर्थ क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में लोगों के द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हो सकता है कि उस भाषा का कोई गढ़ा हुआ व्याकरण नहीं है, कोई स्टैंडर्ड व्याकरण नहीं है, या उस भाषा में बहुत ज्यादा संख्या में साहित्य नहीं लिखा गया है। क्लियर? फिर भी लोग उसको बोलना और उसको व्यवहार करना पसंद करते हैं। उस भाषा विशेष के बोलने का, उच्चारण का
या फिर प्रयोग करने का तरीका हर क्षेत्र में अलग अलग है, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ता है कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले अधिकांश लोग उस देश भाषा को, उस भाषा विशेष को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। वो भाषा क्या कहलाती है, देश भाषा कहलाती है। ये भाषा ही, देश भाषा ही लोक भाषा होती है, जो आपको अलग अलग मुख से अलग अलग प्रकार से सुनने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ये लोगों की भाषा होती है, उस देश विशेष की भाषा होती है जो हर कोई जानता है, हर कोई उसको व्यवहार में लाना चाहता है और हर कोई अपने तरीके से बोल लेता है। क्लियर? इस तरीके की जो भाषा होती है वो लोक भाषा कहलाती है, वो देश भाषा। हाँ, बोली का एक अग्रिम संस्करण। बोली का क्षेत्र बहुत सामान्य होता है, बहुत संकुचित होता है। जैसे ये इतना बड़ा क्षेत्र है किसी देश भाषा का। क्लियर? और इस क्षेत्र में एक यहां पर जो बोली बोली जाती है वो बोली कहलाएगी। इतने बड़े भूभाग पर जो भाषा स्वीकृत की जाती है, बोली का ही एक अग्रिम संस्करण होता है। समझ रहे हैं? बोली का ही एक अपडेटेड वर्जन होता है और उसमें मॉडिफिकेशन करने की स्वतंत्रता होती है। मॉडिफिकेशन करना उसमें इजी होता है, आसानी के साथ कोई भी व्यक्ति उसमें बदलाव कर सकता है अपने हिसाब से। उदाहरण दूं कैसे आप इसको इजीली समझेंगे। राजस्थानी एक भाषा है, क्लियर, लेकिन राजस्थानी भाषा मारवाड़ में अलग तरीके से बोली जाती है, मेवाड़ में अलग तरीके से बोली जाती है, शेखावटी में अलग तरीके से बोली जाती है, ढूंढाड़ में अलग तरीके से बोली जाती है और दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होती है। अहिरवाटी में जाएंगे तो वहां अलग तरीके की है ना, भरतपुर की तरफ जाएंगे तो वहां अलग तरीके की है, लेकिन भाषाई संदर्भों में वो राजस्थानी के रूप में स्वीकृत। बिल्कुल, राजस्थानी एक भाषा है, लेकिन अगर अगला स्टेप पर बात करें हम कि क्या वो संविधान के द्वारा निर्धारित भाषाओं की श्रेणी में, तब हम कहेंगे नहीं। और अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो बिल्कुल वो भाषा है, हिंदी से पहले की भाषा है वो, हिंदी से ज्यादा प्राचीन है, हिंदी से ज्यादा साहित्य उसमें लिखा गया है, हिंदी से ज्यादा रचनाएं हैं उसमें, हिंदी से ज्यादा व्यापक उसका। अब इस देश भाषा ने कैसे साहित्य को उर्वर किया, साहित्य में कैसे अपना एक विशेष योगदान दिया, क्योंकि जितना भी साहित्य लिखा जाता है ना, उसकी पहली और प्राथमिक संवेदना कहां से निकल के आती है, जन से निकल के आती है। आप चाहे कितना ही पैसे दे के साहित्य लिखवा लो, वो साहित्य कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि का हो सकता है, लेकिन संवेदना के स्तर पे नहीं हो सकता है 101%। कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसे निराला अपनी उस रचना में कहते हैं, सरोज स्मृति की भूमिका में कहते हैं कि मैं पहले ये सोच रहा था कि मैं इस रचना को क्यों लिखूं, क्योंकि सरोज मेरी बेटी थी और मेरे दुख पर या फिर मेरी बेटी की मृत्यु पर या मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी उसका जीवन व्यतीत हुआ है, उसका दुख तो मुझे है। मेरे पड़ोसी को उसके जाने का या उसकी जिंदगी में जो कुछ भी कमियां रही है उसका दुख उसको क्यों होगा। ठीक इसी तरीके से मेरे जो हजारों पाठक है, उन पाठकों को मेरी बेटी के जाने या मरने से क्षणिक दुख हो सकता है कि हाँ, मेरे प्रिय कविवर की जो है पुत्री के साथ ऐसा हुआ है, क्षणिक दुख हो सकता है। लेकिन क्या संवेदनाएं आहत हो सकती है उनकी? क्या संवेदनाएं उनसे जुड़ सकती है? जैसी मेरी संवेदनाएं सरोज के साथ है, क्या वैसा हो सकता है? उन्होंने ये प्रश्न किया खुद से और अपने तमाम कविवर जो साथी रहे उनसे, तो उन्होंने कहा कि इसका कलेवर बदलिए ना, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो है संवेदनाएं उन्हीं को मत रखिए, उनको लोक के साथ जोड़िए। अब देखिए बात किसकी आ रही, लोक की। और जब लोक के साथ जोड़ी जाती है किसी भी समस्या की संवेदनाएं, तब अपने आप वो रचना क्या बन जाती है, एक व्यापक रचना बन जाती है। अगर मैं अपने पिता के बारे में लिखूं सिर्फ, तो वो संकुचित रचना होगी, है ना, उसको पढ़ करके प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या न के बराबर या बहुत कम होगी। लेकिन मैं दुनिया के तमाम जितने भी पिता है उनको एक तरीके से अपने विषय बनाते हुए, तमाम जितने भी पिता है उनकी समस्याओं को केंद्र में रखते हुए कोई रचना करूंगा, तो वो जरूर उसमें लोक का अंश आएगा। लोक को मैंने शामिल कर लिया। अभी तक पहले जब मैं सिर्फ अपने पिता के बारे में लिख रहा था तब तक मैं व्यक्तिगत था, लेकिन जैसे ही दुनिया भर के पिताओं के बारे में या उनकी समस्याएं या फिर उनकी संवेदनाओं को मैंने उठाया, तो वो एक तरीके से वो लोक की रचना हो। और जब लोक की रचना होती है तो वो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों द्वारा पढ़ी जाती है, प्रयोग की जाती है।
उसमें छूट भी होती है कि वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आराम से अपने हिसाब से, उसको बोलने में, उसको व्यवहार करने में, उसको प्रयोग करने में। इस वजह से पाठक वर्ग बड़ा जुड़ता है पहली चीज तो साहित्य के साथ, जब कोई रचना देश भाषा में की जाती है या लोक भाषा में की जाती है। एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग उसके साथ कम्युनिकेट करता है, जुड़ जाता है, उसमें आनंद लेने लगता है, रस लेने लगता है। तो इसी वजह से हिंदी साहित्य की वास्तव में जो जमीन प्रदान की, वो देश भाषा के साहित्य ने की, वो लोक भाषा के साहित्य ने की, न कि धार्मिक साहित्य ने की, न कि दरबारी साहित्य ने की। जन को किसने जोड़ा, जन की समस्याओं को किसने प्रस्तुत किया? क्योंकि साहित्य क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के अच्छाइयां बुराइयां उनका गुणगान करना साहित्य नहीं होता है। आप अगर मेरे बारे में या मैं आपके बारे में प्रशंसा करते हुए कोई रचना लिख दूं, वो साहित्य नहीं हो सकता कभी भी। साहित्य कब होगा, जब मैं बहुत बड़े जनसमूह की जो है संवेदनाओं को, उनकी समस्याओं को, उनके जीवन को मैं चित्रित करूं, लिखूं या सामने प्रकट करूं, उनको कोई सॉल्यूशन दूं ना, तब वो क्या होगा, साहित्य होगा। सहित, सबका हित हो जिसमें, वो साहित्य है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजा विशेष, किसी नेता विशेष के बारे में लिखना साहित्य नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ उसकी चाटुकारिता करना होता है, उसकी प्रशंसा करना होता है। तो ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी है लोक साहित्य को लेकर के, लौकिक साहित्य को लेकर के, कि लौकिक साहित्य के मूल में देश भाषा थी, और इस देश भाषा ने वास्तव में साहित्य को धन्य किया है, उसको एक उर्वर शक्ति प्रदान की है, उर्वर जमीन दी है, उसी पे फल फूल कर आगे साहित्य की एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। आगे चल करके साहित्य अपने आप में समृद्ध बनता है। इसका एक बड़ा योगदान है लौकिक साहित्य का। लौकिक साहित्य क्यों आया, सामने क्यों आया है? और दूसरी बात ये कि लौकिक साहित्य की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब दरबारी साहित्य लिखा जा रहा था इतना उच्च कोटि का, जिसमें अलंकारिता, जिसमें छंद प्रयोग, जिसमें शब्द शक्ति का प्रयोग, जिसमें वाक्य विन्यास, जिसमें जो है विविध प्रकार के रसों का समावेश, सब कुछ था, तो क्यों दरबारी साहित्य सामने आता है? सीधा सा उत्तर ये है। जी हाँ, बोलिए मैडम। सर, ताकि ज़्यादा जनमानस तक हम संदेश पहुंच सके, इसी इसी वजह से लौकिक साहित्य का प्रयोग होने लगा। बिल्कुल, जो साहित्य की मूल अवधारणा होती है ना, जैसे संस्कृत साहित्य में वसुधैव कुटुंबकम, एक इतनी सी उक्ति है, और उसने जो है साहित्य का अर्थ समझा दिया। साहित्य का मतलब क्या, कि पूरी दुनिया जो है उसका हित चाहिए हमें। इसके माध्यम से, इस रचना के माध्यम से, मैं जो एक पंक्ति भी लिख रहा हूं, इस एक पंक्ति में पूरी दुनिया का हित चाहिए मुझे, पूरी दुनिया की भलाई अच्छाई चाहिए मुझे। जैसे पंत लिखते हैं ना, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव जीवन हो निहात। मैं उसका प्रेमी बनूं जो मानव सभ्यता को, समूची मानव सभ्यता को प्रेम करे, उसका प्रेमी मैं बनूं। तो एक तरीके से वो जो संस्कृत की परंपरा आती है कि जिसमें समूची दुनिया को अपना परिवार माना जाए और उसकी संवेदनाओं को, उसकी समस्याओं को लिखे, वो साहित्य होता है। दरबारी साहित्य संकुचित साहित्य था। दरबारी साहित्य सिर्फ एक वर्ग विशेष की, या सिर्फ कुछ लोगों या कुछ जाति विशेष के लोगों की, या एक एक पर्टिकुलर एक राजा के बारे में दिखाया गया, बनाया गया एक बनावटी साहित्य था। हाँ, वो बहुत आर्टिफिशियल था, दिखने में और कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि का था, लेकिन उसका विषय क्षेत्र बहुत संकुचित और सीमित था। लौकिक साहित्य में ये चीज नदारद मिलती है, अलंकारिता नहीं है उसमें, अभिजात्य वर्ग की शैली का प्रयोग नहीं किया गया, किसी व्यक्ति विशेष को सर्वोपरि नहीं माना गया है। हमेशा देखिए, एक तो आंचलिक साहित्य में और एक लौकिक साहित्य में, दोनों एक ही है, कोई बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ क्षेत्र विशेष का अंतर होता है। लौकिक और आंचलिक साहित्य में हमेशा चरित्र नायक कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि समूचा लोक और अंचल होता है। अंचल छोटा होता है और लोक बड़ा होता है। लोक अपने आप में आप मान सकते हो समूचा विश्व एक लोक है। लोक का अर्थ ही क्या होता है, संसार। लोक आप मान सकते हो कि समूचे भारत का ग्रामीण परिवेश लोक है। आप मान सकते हो ग्रामीण और शहरी परिवेश भारत का पूरा एक लोक है। आप कुछ भी मान सकते हो लोक के संदर्भ में।
और एक विस्तृत व्याख्या देता है। अंचल उससे छोटा होता है, जहाँ की एक तरीके की बोली हो, एक तरीके के तीज त्योहार हो, एक तरीके के उत्सव हो, एक तरीके की बोली वाणी हो, वो जो क्षेत्र होता है उसको अंचल कहते हैं। ठीक है। लौकिक साहित्य में दरबारी साहित्य की अलंकारिता और उसकी अभिजात्य शैली, अभिजात्य शैली का मतलब क्या है? अभिजात्य जैसे वर्ग होता है ना, जिसमें राजा होता है, एक कुलीन तंत्र होता है, उस शैली का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि सरल और साधारण जीवन की अति स्वाभाविक, बहुत साधारण सी दशाओं का वर्णन मिलता है। एक किसान जो आटा लेके और वो अपने खेत जा रहा है, हल लेके अपने खेत जा रहा है बैलों के साथ, उस दृश्य को कवि देखता है और उस पर मोहित होकर के एक रचना करता है, कुछ छंद लिखता है, वो लोक साहित्य है। अब क्या ऐसा दृश्य देख करके कोई दरबारी कवि जो है वो प्रसन्न हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको मिलेगा कुछ भी नहीं, आमदनी नहीं है उसकी वहां पर। की आमदनी कब है? उस वो कब जो है प्रभावित होगा, किस तरीके के दृश्य से? जब राजा अपनी रानी के पास मिलने के लिए जा रहा है और उस समय वो घटाओं को देखकर, उस समय वो दृश्य को देखकर, उस समय प्रकृति को देख करके वो पुलकित होता है और फिर रस का प्रयोग करते हुए एक उच्च कोटि का साहित्य लिखता है, छंदबद्ध। ऐसे में उसको कुछ मिलता है, वो दरबारी साहित्य है, वो लौकिक साहित्य नहीं है। वो जीवन की स्वाभाविक दशा नहीं है। हर एक व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता राजा के जैसा। राजा के जैसा राजा हो सकता है सिर्फ, आम व्यक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन किसान के जीवन का आनंद लगभग हर एक व्यक्ति लेता है, या किसान के जीवन की तरह अलग अलग परिस्थितियों में जीवन दशाएं जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोफेशन को अपनाने वाले, कामकाज को अपनाने वाले लोगों की हो सकती है, इसलिए वो उससे प्रभावित होगा और वो एक बड़ा वर्ग है। तो ये है लौकिक साहित्य, मतलब जिसमें जीवन की स्वाभाविक दशाओं का वर्णन किया गया हो, अभिजात्य शैली का प्रयोग नहीं किया गया हो, अलंकारिकता हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, न हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा दरबारी साहित्य में अलंकारों की झड़ी लगा दी जाती है और एक बहुत साधारण से राजा को भी बढ़ा चढ़ा के सूरमा, पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है, वैसा वर्णन लौकिक साहित्य में नहीं देखने को मिलता है। मूल देश भाषा से सिंचित होता है इसका, और इसी वजह से वो क्या करता है, आगामी आने वाले साहित्य की एक भूमि तैयार करता है, एक जमीन तैयार करता है। बिल्कुल साधारण से लोक जीवन की झलकियां इसमें मिलती है, और लौकिक साहित्य उपजता भी जन से है और फलता फूलता भी जन से ही है। उसको कोई राजा का आश्रय नहीं होता है, उसको कोई लोक कवि को कोई राजा गिफ्ट नहीं देता है। कौन देता है? लोक ही देता है। लोक उसकी प्रशंसा करता है और उस वही प्रशंसा उसका क्या बनता है, मोटिवेट बनता है, और अगली बार वो उसी जन में से किसी समस्या को उठाएगा और रचना लिखेगा। क्लियर? ये लौकिक साहित्य के बारे में था। ज्यादातर लौकिक साहित्य कहाँ देखने को मिलता है? जनरल सी बात है, जहां पर दरबारी साहित्य ज्यादा संख्या में देखने को मिलता है, उसी क्षेत्र विशेष में हिंदी का लौकिक साहित्य भी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब साहित्य लिखने के संस्कार, जब साहित्य लिखने की परंपरा जिस समाज विशेष में होगी ना, तो वो समाज के कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके खिलाफ, जो दरबारीपन है उस दरबारीपन के खिलाफ, जो अभिजात्य वर्ग है उसके खिलाफ, या उसके सिमिलर, अपने आप को भी 100% ऐसा नहीं होता कि खिलाफ ही लिखते हैं या खिलाफ ही बोलते हैं, नहीं, उसके सिमिलर वो अपने आप को भी स्थापित करना चाहते हैं, अपना भी वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ है, शून्य नहीं है, शून्य से ऊपर कुछ है हम। ऐसी स्थिति में लौकिक साहित्य की रचना होती है। कहाँ कहाँ मिलता है ज्यादा लौकिक साहित्य हिंदी का? मुल्तान, राजस्थान, ये पश्चिमी इलाका, देश का पश्चिमोत्तर इलाका, दिल्ली मध्य का इलाका, अवध और मिथिला, ये ऐसे स्पॉट है, ये ऐसे स्थान है जहां से लौकिक साहित्य बड़ी मात्रा में मिलता है। बहुत सारे ग्रंथ जो है इन क्षेत्रों से लौकिक साहित्य के निकलकर सामने आते हैं, उत्कृष्ट कोटि के, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। इन सभी के अलग अलग जगहों के एक एक रचनाकार को लिया गया है, उदाहरण के तौर पे जैसे संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले थे? मुल्तान के रहने वाले थे। इसी तरीके से, ये ढोल नहीं है, ढोला है, ठीक है, ढोला मारूरा दोहा,
इसके कवि कौन है? कुशल लाभ। ये कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के। 2 क्षेत्र आ गए, मुल्तान, राजस्थान। ये प्रतिनिधि लोग हैं। अमीर खुसरो दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने भी काफी ज्यादा संख्या में लौकिक साहित्य लिखा। इसी तरीके से उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक ग्रंथ है ना, किसने लिखा उक्ति व्यक्ति प्रकरण? आप में से बताओ कोई। दामोदर जी, दामोदर। बिल्कुल, दामोदर पंडित। दामोदर पंडित कहाँ के रहने वाले थे? अवध के रहने वाले थे। तो अवध भी आ गया, दिल्ली भी आ गया। और मिथिला से कौन है बताओ आप में से? ऐसा कौन सा आदिकाल का साहित्यकार है जो मिथिला से संबंध रखता है और जिसने लौकिक साहित्य लिखा है? विद्यापति जी। विद्यापति। बिल्कुल, विद्यापति की। बिल्कुल 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 100%। और विद्यापति, एक चीज ध्यान में रखना, पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से विद्यापति लौकिक साहित्यकार नहीं है या लोक रचनाकार नहीं है। उन्होंने लौकिक साहित्य बड़ी संख्या में लिखा और जिसको हम उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड का लिखा है। बाकी अमीर खुसरो और विद्यापति पूर्ण रूप से लौकिक रचनाकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दरबार के प्रश्रय में भी रहे, उनको दरबार का आश्रय भी था। इस वजह से हम उनको 100% नहीं मान सकते। बल्कि ये नहीं कहना चाहिए 100% नहीं मान सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लौकिक रचनाकार नहीं है, या फिर हम उनको इस श्रेणी में क्यों रखें? क्योंकि इनका अधिकांश जो साहित्य है ना, मैं अधिकांश शब्द यूज कर रहा हूं, अधिकांश साहित्य जो है वो लोक से प्रेरित है, उसमें लोक समाया हुआ है। आप विद्यापति की रचनाएं देखें या खुसरो की रचनाएं देखें, वहां लोक उसका केंद्रस्थ विषय है, केंद्रस्थ बिंदु है, उसके इर्द गिर्द वो अपनी रचना करते हैं। तो ये क्षेत्र और ये व्यक्ति विशेष थे जहां से लौकिक साहित्य रचने वाले लोग जो है बड़ी मात्रा में सामने आते हैं और अपने आप में प्रतिनिधि के तौर पे वो ग्रंथ लिखते हैं जो उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर ये मिथिला से संबंध रखते हैं। क्लियर? ये मिथिला से संबंध रखने वाले। हाँ जी सर, ये डोला मारू राधोवा का जो सरस्वती पांडे की किताब है उसमें कवि कल्लोल दिया हुआ था। एक ही है, कुशल लाभ ही क्या है? कल्लोल है। कुशल लाभ ही कल्लोल है। लौकिक साहित्य में स्थानीय बोली, भाषा और संस्कृति की साफ झलक दिखाई देती है। ये अभी आपको बताया था कि वो देश भाषा से विकसित साहित्य होता है। इसलिए सामान्य सी बात है कि जब देश भाषा से कोई साहित्य विकसित होता तो वहां पर देश की संस्कृति, उस देश विशेष का, देश का मतलब यहाँ पे कोई कंट्री नहीं, देश का विशेष अर्थ है यहाँ पर कि वो एक क्षेत्र विशेष, जिसको हम आधुनिक हिंदी में अंचल कहते हैं ना, वो क्षेत्र विशेष वो देश कहलाता है। क्लियर? भाषाई स्तर पर